हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी संक्रमण तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में और हमने उसकी दो प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी। हमने बात करी थी धात्विक गुण के बारे में और उसकी कुछ जालक संरचनाओं के बारे में देखा था और हमने दूसरा बेटा उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी गलनांक और क्वथनांक के बारे में। ये दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस करे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हम संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण की ही बात करेंगे, लेकिन उन सामान्य गुण में आज हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो परमाणु आकार या फिर परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। क्लियर। साथ में बात करने वाले बेटा आयनिक रेडियाई के बारे में। और हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे परमाणु आयतन, घनत्व के बारे में, जो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम है, एंड डेंसिटी के बारे में। और हम इसकी बात करेंगे कणन एंथैल्पी। आज के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा परमाणु आकार और परमाणु रेडियाई का, साथ में कणन एंथैल्पी का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इन दोनों, चूंकि दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम रहता है, तो हम एक की बात करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो दोनों एक ही बात है, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। परमाणु आयतन और घनत्व कोई पूछ ले जाता है, अगर आपको ये बात पता चल जाएगी तो ये भी पता ही चल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक है। तो आज के टॉपिक को बहुत अच्छे सीखना है, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट बात की जाएगी। साथ में यहाँ पर एक चीज डिस्कस की जाएगी, लेंथेनाइट संकुचन, जो कि नीट कंपटीशन में भी आता है। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट बात होने वाली है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपोर्टेंट बात होने वाली है। तो कॉपी और पेन आपके पास हो, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक होगा, इसलिए कॉपी पेंसिल आपके पास ही हो। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा परमाणु आकार के बारे में, मैं यहां हेडिंग लगा देता हूं, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, साइज कहो या फिर त्रिज्या कहो, बात एक ही होगी। अगर हम इसके बारे में बात करें बेटा, तो हम बात करेंगे कि अगर मैं संक्रमण तत्व में बाएं से दाएं चलूं तो परमाणु आकार कैसे बदलता है, ऊपर से नीचे चलें यानी कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलें तो परमाणु आकार कैसे बदलते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं 3D श्रेणी की बेटा, 3D श्रेणी, और अगर बात की जाए यहाँ पर 4D श्रेणी, यहां पर बात करें अगर हम बेटा 5D श्रेणी, तो चेक करना बेटा, अच्छे से चेक करना। 3D श्रेणी का हमने याद करने का तरीका बताया था आपको कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। राइट। 4D सीरीज को हमने ऐसे याद कराया था कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, कोई सीडी, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है बेटा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में खत्म कर दिया हमने, तो मैं नहीं खत्म करनी भाई, हाँ हमने यहां से मैं खत्म कर दिया, आगे बढ़ा देते हैं इसको हम यहां पर। अब ठीक है बेटा, वर्ल्ड क्रिकेट में, अब सही है बेटा, वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। 5D सीरीज को हमने ऐसे याद करा था, ला हफ्ता, हफ्ता, हाफनियम टेंटुलम, वर्णा, वर्णा रे, वर्णा रे, ओसामा या फिर उससे, जो भी आप बोल सकते हो, इधर IR, इधर पिटवाऊंगा, PTAUHG। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद करने की ट्रिक आपको बताई थी। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। मैजिक वर्ड अगर हम बात करें तो 18 जोड़ूंगा तो इसका निकल कर आएगा भाई, 21 में 18 जोड़ो तो 39 होगा, फिर 18 जोड़ो बेटा, 39 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा कितना आएगा हमारे पास, 57 आ जाएगा।
57। ऐसे ही टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो 22 होगा, 21 के बाद 22 होगा, तो यहाँ पर 18 जोड़ोगे 40, राइट। ऐसे 23, फिर ये कितना होगा बेटा 41। इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। क्लियर है बात बेटा। इसके अगर हम बात करें तो 57, 57 के बाद हमारे पास जो 58 से 58 से बेटा ल्यूटेटियम 71 तक 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के आते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी अब इसी से डिस्कस होगी। तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक 58 से 71 तक 14 तक तो किसके आते हैं बेटा एफ ब्लॉक के आते हैं यहाँ पर। तो 71 के बाद हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 72 होगा, इसका होगा 73, इसका 74, इसका 75, इसका होगा बेटा 76, इसका 77, इसका 78, 79 और इसका होगा 80, राइट। हम आज डिस्कस करने वाले एटॉमिक साइज के ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर बात करने वाले हैं बेटा हम एटॉमिक साइज के ऊपर, राइट। तो आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको सुननी है बेटा। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, परमाणु आकार की बात करूं, तो हम सब जानते हैं इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिख भी लेता हूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा बेटा 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 क्योंकि अपवाद है बेटा 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 अपवाद है बेटा 4s1, 3d10 4s2। बस आपको ऊपर वाली सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाली सीरीज ये। बाकी हमने जब सीरीज के बारे में पढ़ा था तो डिस्कस कर लिया था। अब अगर आपको बेटा ये जानना है कि एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरी करता है, बदलता है, चेंज होता है, उसको समझते हैं हम सबसे पहले। अगर हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल की, किसकी, पीरियोडिक टेबल की, तो हमने देखा कि जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं बेटा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो क्या होता है परमाणु आकार घटता है। दिमाग में डाल लो बेटा, परमाणु आकार घटता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, किसी भी आवर्त में आप जब बाएं से दाएं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो बेटा आकार घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं। और अगर किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर चले बेटा, ऊपर से नीचे की ओर चलें, तो फिर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। ये बात आपको पता, क्लियर है बात। अब ध्यान सुनना, मैं आवर्त ले रहा हूं द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए, और प्रथम समूह ले रहा हूं, फर्स्ट समूह ले रहा हूं। द्वितीय आवर्त में बेटा हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। और आवर्त में अगर फर्स्ट समूह की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। समझने वाली बात यह कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के जो परमाणु क्रमांक है बेटा वो 3 होता है, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2 1 बनेगा। इसमें 8 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 8 1 बनेगा। ऐसे इसमें देखोगे तो 19 होगा बेटा, 19, तो इसका कितना बनेगा 2 8 8 1 बनेगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब नॉर्मली अगर आप देखो कि लिथियम ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी कक्षा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम की बात। अगर मैं सोडियम बनाऊं बेटा तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो हमारे पास बेटा आप देख सकते हो बेटा
कि जो हमारे पास लिथियम है उसमें 2 कक्षाएं, जो सोडियम उसमें 3 कक्षाएं। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको दिख रहा होगा कि जैसे कक्षाएं बढ़ती जा रही है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जा रहा है, साइज भी बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हो। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो उसके अंदर कितनी कक्षाएं बेटा? 4, 1 2 3 और 1 4। तो आप देख सकते हो कि पोटेशियम का साइज और बढ़ गया। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। तो अगर मैं किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलूं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ने से बेटा परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्लियर है बात? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं आवर्त की, क्योंकि आपको समूह की बात तो क्लियर हो गई है। आवर्त की अगर मैं बात करूं, यहीं पर ही बात कर लेते हैं आवर्त की, इसे मैं रफ कर रहा हूं, समूह की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर बात की जाए आवर्त की बेटा, तो 2 1 होगा, इसका 2 2 होगा, क्योंकि 4 होने वाला है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 3, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर बेटा 2 5, यहाँ पर 2 6 और यहाँ पर 2 7। कहीं ना कहीं आप देखोगे बेटा, कहीं ना कहीं आप देखोगे, और क्या देखना है बेटा, कि हमारे पास जो कोषों की संख्या है वो सभी में बराबर है। कोषों की संख्या सबके अंदर बराबर, कक्षकों की संख्या सब में बराबर है। क्लियर है बात? अब कक्षों की संख्या सब में बराबर है, तो आप यहाँ पर प्रोटॉन देखो बेटा, प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? टोटल 3। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो कंटिन्यू अगर आप देखो, परमाणु त्रिज्या है क्या, उसको समझते हैं। नाभिक है, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें, नाभिक है। नाभिक से बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या है बेटा? नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है? कोषों की संख्या समान है, यानी कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को तो अकेले को खींच रहा है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी की बात चल रही है बेटा। तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं बेटा वैसे वैसे नाभिक, जैसे जैसे प्रोटॉन मतलब नाभिक का आकर्षण ही तो है बेटा। प्रोटॉन नाभिक में तो होते हैं, प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक के अंदर। तो प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पर, और जब नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा जब, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ 4 से खींच रहा है बेटा, यहाँ 5 से खींच रहा है, यहाँ 6 से खींच रहा है। तो जैसे जैसे कंटिन्यूस आप देखोगे कि हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बेटा फिर परमाणु आकार घटेगा, क्योंकि कोषों की संख्या समान है। क्यों घट रहा है बेटा? क्योंकि कोषों की संख्या क्या है? समान। सभी के अंदर कोषों की संख्या समान है, तो अगर सभी के अंदर कोषों की संख्या समान होगी तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार घटता जाएगा। इसलिए किसी भी आवर्त में चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार घटता है, ये बात दिमाग में डाल लो। अब दूसरी बात जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर काम में आएगा, जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण पर्व, उसको समझते हैं बेटा, उसको समझते हैं, क्योंकि उसी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास नाभिक है बेटा, ये मेरे पास मान लीजिए पहली कक्षा है, और ये मेरे पास दूसरी कक्षा है। इसको समझते हैं। ये रहा नाभिक। अब इसके अंदर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मैं लिथियम का स्ट्रक्चर ले रहा हूं, सपोज दैट लिथियम का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। लिथियम के बाहरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में होगा 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा नाभिक का आकर्षण है। इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नाभिक का आकर्षण है। नाभिक का आकर्षण।
यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो नाभिक का आकर्षण काम करता है जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है बेटा। दूसरा दूसरा इसी बेटा इलेक्ट्रॉन पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उससे पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं प्रतिकर्षण बल। तो ये क्या लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण बल। ये क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। इस प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा? परिरक्षण प्रभाव, या फिर बहुत सारी जगह आप पढ़ोगे आवर्णी प्रभाव। आवर्णी प्रभाव, राइट? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण स्थिरांक। सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा? परिरक्षण स्थिरांक। समझना बेटा, ये जो मेरे पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जिस पर नाभिक का आकर्षण है, मैं बाहरी कक्षा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। तो नाभिक से जितने पास बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी त्रिज्या उतनी छोटी होगी, और जितना दूर होगा उसकी त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, राइट? तो यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है बेटा कि ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इस पर दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रभाव काम कर रहे हैं, एक तो नाभिक का आकर्षण और एक प्रतिकर्षण बल। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का? जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे पहली कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक पर क्या लगा रहे होंगे? प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि ये दोनों इफेक्ट है, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण, इनमें जीतता कौन है? अगर आकर्षण जीत गया तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पास आ गया तो साइज छोटा होगा। सपोज दैट, अगर मान लीजिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि बेटा हमारे पास कौन जीत गया बेटा? हमारे पास जीत गया आकर्षण। अगर आकर्षण जीत जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, यहां पर समझो बात को, यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो अब तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या होगी ना, अब तो साइज इतना सा हो जाएगा। घट गया नहीं घट गया भाई? पहले यहां से यहां तक था, समझो, पहले यहां से यहां तक था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा, तो अब यहां से यहां तक होगा, तो साइज घट गया नहीं घट गया? हाँ, कब घटा बेटा? कब घटा? इसी को, इस बात को समझना है, बस इसको समझ लो, काम बन जाएगा। कब घटा? जब आकर्षण बल ज्यादा होगा, जब नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा। जब नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पास को आएगा, जिससे आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा, अगर प्रतिकर्षण बल जीत गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों ने इस पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगा दिया। ज्यादा प्रतिकर्षण लगाने से क्या होने वाला है बेटा? ज्यादा प्रतिकर्षण लगाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा, तो साइज बढ़ जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास नाभिक के आवेश है, नाभिक का जो आकर्षण है वो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है किसके बेटा? प्रतिकर्षण बल के या फिर परिरक्षण प्रभाव। प्रतिकर्षण बल का हो या फिर परिरक्षण प्रभाव, नाभिक का जो आकर्षण, इस नाभिक के आकर्षण को हम क्या नाम देते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या नाम देते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। अब ये जो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव है, चूंकि ये परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको समझ लो बेटा। तो ये जो जेड इफेक्टिव, जिसे मैं प्रभावी नाभिक के आवेश कह रहा हूं, जेड इफेक्टिव कह रहा हूं, समझो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 3 ही तो प्रोटॉन है बेटा। कितने? 3। 3 का चार्ज है, 3 पॉजिटिव 3 का चार्ज है।
3 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 3 का चार्ज इस पे। तो क्या ये 3 प्लस चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा? अगर देखा जाए तो नाभिक इस पर आकर्षण लगा रहा है, लेकिन ये इस पर क्या लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। सपोज दैट बेटा मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन, और एक 5 साल का बच्चा इस पेन को अपनी तरफ को खींचता है। जाहिर सी बात है खींचूंगा तो मैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जितना इस पे इफेक्ट लगा पा रहा था उसने थोड़ा सा इफेक्ट अपनी तरफ को भी तो लगाया, तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो इफेक्ट लग रहा था वो पूरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे द्वारा जो इफेक्ट लग रहा था इस पर उसमें से थोड़ा घट गया होगा जो वो बच्चा लगा रहा होगा। मतलब अगर नाभिक 50 न्यूटन का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, अगर नाभिक, मैं कह रहा हूं कि नाभिक को इस इलेक्ट्रॉन पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए, 50 न्यूटन का। लेकिन हुआ क्या, इन इलेक्ट्रॉनों ने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स विपरीत दिशा में लगा दिया। नाभिक इधर को खींच रहा है, ये पर वो कर रहे हैं उसको 10 न्यूटन से, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, 40 ही तो लगेगा। 40 से तो खींचेगा, फिर 50 से नहीं खींचेगा, फिर कितने खींचेगा, 40 से, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स पर को लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकता था, 10 का बच्चे ने लगा दिया, पर को खींच लिया, तो इस पर नेट कितना फोर्स लगा, 40 का लगा। मैं 50 का लगा रहा था, 10 उसने लगा दिया अपनी तरफ को खींचने के लिए, तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगा वो कितने का लगा, 10 न्यूटन का लगा। तो इसी के बेसिस पर जो हमारे पास बेटा Z इफेक्टिव आता है वो आता है Z क्या है, जो लगना चाहिए था +3 का लगना चाहिए था, माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, परिरक्षण स्थिरांक। परिरक्षण स्थिरांक सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, परिरक्षण स्थिरांक। परिरक्षण स्थिरांक या फिर आवर्णी स्थिरांक के प्रतिकर्षण बल कितना लगा है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। कौन सी बात, मान लीजिए मेरे पास पोटेशियम है 2881, 2881, मैं इसको इधर कर देता हूं। ये जा नहीं पा रहा भाई, कोई बात नहीं, हम इसे ही रखते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात यह है, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि मेरे पास ये पोटेशियम है जिसमें 4 शेल है बेटा, 1 2 3 और 1 4, ये न्यूक्लियस है। अब पोटेशियम की अगर मैं बात करूं बेटा, 19 होता है परमाणु क्रमांक 2881। ध्यान से सुनना बेटा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले इलेक्ट्रॉन की। इससे पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने, इसमें भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ये रहा। लेकिन ये जो इससे पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण। तो मैं देख रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पर Z नेट Z कितना है, Z इफेक्टिव कितना है, Z कितना प्रभाव डाल रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि किस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। खींचना कितने से चाहिए भाई, Z का जो एटॉमिक नंबर है Z बराबर है 19, 19 प्रोटॉन से खींचना चाहिए, प्लस 90 से खींचना चाहिए। तो क्या ये 90 से खींच रहा है वो देख लेते हैं बेटा। तो Z इफेक्टिव बराबर होता है Z माइनस सिग्मा के, Z माइनस सिग्मा के। अब देखता हूं शायद ये चला जाए पर को तो बेहतर है, नहीं जा पा रहा। ओहो, अब समझ में आई ना बात। लो जी, हमने यही बना दिया इसको। और बताओ, चलो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। हमारे पास ध्यान से सुनने वाली बात यह है
कि पोटेशियम है, ऊपर ही लिखा हुआ है, ऊपर ही ध्यान से देख लेते हैं। पोटेशियम में इस इलेक्ट्रॉन पर मैं बात कर रहा हूं कि जेड का इफेक्ट कितना लग रहा है। इससे पहले वाली जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे पहले वाली जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं वो किस फोर्स से लगाते हैं? 0.85 के फोर्स से। सिग्मा की वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू? सिग्मा की वैल्यू। इससे पहले वाली जो कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किस फोर्स से लगाते हैं? 1 फोर्स, 1 से। तो अब मैं निकालूंगा बेटा सिग्मा, जेड इफेक्टिव निकालते हैं। जेड इफेक्टिव जेड माइनस, जेड कितना बेटा? जेड की वैल्यू रख देते हैं, जेड है भाई मेरे पास 19 माइनस सिग्मा कितना है? सिग्मा कितना है? सिग्मा देखते हैं बेटा, सिग्मा देखते हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, कितना का फोर्स लगा रहे हैं बेटा? 0.85 का। यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, n-1 कक्षा का, n-1 कक्षा का जो सिग्मा वैल्यू होती है वो 0.85 होती है n-1 कक्षा की। और n-2 या फिर उससे पहले वाली जितनी कक्षाएं होती हैं, n-2 या इससे पहले जितनी भी कक्षाएं होती हैं, उन सब का जो सिग्मा होता है, उन सब की जो सिग्मा वैल्यू होती है वो 1 होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 के फोर्स से रिपल कर रहे होंगे। क्लियर है बात बेटा? तो यहां पर ये n-1 कक्षा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कितना का रिपल्शन लगा रहा होगा? 0.85 प्लस इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना का फोर्स लगा रहे होंगे? 1 का। तो जेड इफेक्टिव निकाल लो, 19 माइनस 8 पंजे 40 की 0 हासिल को बेटा, 4 8 8 64 और 4 68, कितने ऊपर पॉइंट है? 2 पे, तो 6.8 प्लस 10। तो जेड इफेक्टिव आप बोल सकते हो 19 माइनस 16.8 और अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालूं तो आप निकाल सकते हो बेटा 19 में से 16.3 को भेज दो तो 2 पॉइंट, राइट, 8 में से 2 कितना बचा? 2.2 बचा। कितना बचा? 2.2। इतना का फोर्स लग रहा होगा बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन। 19 में से कितने प्रोटॉन का फोर्स लग रहा है? सिर्फ कितने चार्ज का फोर्स लग रहा है? सिर्फ 2.2 का फोर्स लग रहा है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा है क्या? नहीं ज्यादा है ना, बल्कि प्रतिकर्षण ज्यादा है। प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? दूर की ओर भागेगा, जिससे आकार बढ़ जाएगा। तो पोटेशियम का आकार बढ़ जाएगा, पोटेशियम का आकार बढ़ जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास प्रतिकर्षण बल होता है या परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है और उसके लिए जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है? अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन है बेटा सीरीज का। हमने बात करी स्कैंडियम की बेटा, किसकी? स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 3d14s2, 3d14s2। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ये D का शेल है, 3D है, और ये बेटा मेरे पास 4s। अब इन 4s के इलेक्ट्रॉन पर एक और बात बेटा, एक और बात इसको समझने के लिए एक और बात, जैसे जैसे बेटा ये हमारे पास कक्षाएं बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएगी, बताओ सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल। सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कोशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बेटा परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण घटता जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण घटेगा। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब पोटेशियम और रुबिडियम में, ये कक्षा ज्यादा है ना, कक्षा ज्यादा होने की वजह से प्रभावी नाभिक आवेश घट जाएगा, जिससे आकार बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम से बड़ा आकार किसका होगा बेटा? रुबिडियम का होगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास परिरक्षण प्रभाव, अगर हम बात करें उपकोष की, तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन s में हुए तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? P से। P का ज्यादा होगा D से और D का ज्यादा होगा F से। ये ऑर्डर आपको पता हो, आज की क्लास की इंपोर्टेंट बात। परिरक्षण प्रभाव का घटता क्रम, परिरक्षण प्रभाव का घटता क्रम बेटा ध्यान से सुनना, परिरक्षण प्रभाव का घटता क्रम, परिरक्षण प्रभाव का घटता क्रम। इसको मैं यहां पे ले आता हूं, उपकोशों के परिरक्षण प्रभाव का घटता क्रम।
राइट। एस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में है तो ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएंगे, किससे ज्यादा लगाएंगे बेटा, पी से। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डी में है तो इसका परिरक्षण प्रभाव पुअर होता है, पुअर शील्डिंग होती है बेटा, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होती है बेटा, पुअर शील्डिंग, यानी कि परिरक्षण प्रभाव डी का बहुत कम होता है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन एफ में है तो वेरी पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग, बहुत ही कम होगा आवर्णी प्रभाव कौन से वाले उपकोष का, एफ उपकोष का। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर है तो इसका परिरक्षण प्रभाव 0 के बराबर होगा, लगभग 0। लेकिन अगर ये डी में है तो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन शील्डिंग पावर कम ही है, पर एफ से तो ज्यादा है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन बेटा पी और एस में है तो फिर इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, फिर ये बहुत ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। तो आपको बताना चाहिए डी की शील्डिंग पावर कम होती है, एफ की तो बिल्कुल ही कम होती है, एस और पी की शील्डिंग पावर ज्यादा होती है, इफेक्टिव होती है। शील्डिंग पावर का मतलब जानते हो, बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एस में है तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, पी एस में है, पी में है तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, डी में है तो कम करेंगे, एफ में है तो करेंगे ही नहीं या फिर बहुत ही कम करेंगे। अब शायद बात समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से, अब आ जाएगी बात समझ में बेटा, तो ध्यान से देखना अब इसको अच्छे से। मेरे पास 3D है, 4s है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप जानते हो कि स्कैंडियम पर गया तो डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन आने से एक प्रोटॉन भी आया होगा, जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन बढ़ा होगा बेटा। अब हम जानते हैं, जानने वाली बात यह है बेटा, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, प्रतिकर्षण लगाता है। मैं सारी बातें बहुत ही आराम से समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है इसमें। हालांकि लेंथी लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज का ये डाउट अगर क्लियर हो गया आपके तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार यही आना है, प्रतिकर्षण प्रभाव, आकर्षण प्रभाव और दूसरा अयोग्यित इलेक्ट्रॉन, यही आने वाला है बेटा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान सुनना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण लगा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। अब आपको ये देखना है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव लगा रहा है ये कौन से उपकोष में है, डी में है ना बेटा, और डी का तो परिरक्षण प्रभाव कम होता है। पहली बात, अकेला इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 पे प्रतिकर्षण बहुत कम लगाएगा। मतलब ऐसे मान लो अकेला आदमी 2 आदमी को प्रोटेक्ट, 2 आदमी से प्रोटेक्ट कर रहा है तो प्रोटेक्शन थोड़ा कमजोर रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्रोटेक्शन करने वाले कौन है, 3D के, 3D का तो परिरक्षण प्रभाव हो तो पहले से ही कम होता है बेटा, मैंने बताया आपको। तो कहीं ना कहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। प्रतिकर्षित नहीं करेगा तो प्रोटॉन आने से नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ने से बेटा ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से नाभिक की ओर शिफ्ट होंगे, थोड़े से नाभिक की ओर शिफ्ट होंगे, जिससे आकार छोटा होगा, जिससे आकार छोटा होगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन आने से एक और प्रोटॉन भी आया होगा, प्रोटॉन आने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये डी में जा रहा है तो डी का जो परिरक्षण प्रभाव है वो तो कम है, डी का परिरक्षण प्रभाव कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन पर प्रतिकर्षण कम लगा रहा होगा, जिसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव इतना नहीं बढ़ता जितना क्या बढ़ जाता है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से बेटा साइज और छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के और पास आएंगे और साइज और छोटा होगा। अब मैंने किसकी बात करी थी बेटा, टाइटेनियम की, डी में इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम की अगर मैं बात करूं बेटा 23 की, तो एक और इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आने से एक और प्रोटॉन भी आया होगा, प्रोटॉन आने से जेड इफेक्टिव बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने से परिरक्षण प्रभाव इतना नहीं बढ़ा जितना हमारा नेट जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा और साइज क्या कर देगा बेटा, छोटा कर देगा। मैं पहले समझा चुका हूं कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा। तो ये कंटिन्यूअस आकार क्या होता जा रहा है बेटा, छोटा होता जा रहा है।
आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और ये कहां से कहां तक चलेगा बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलेगा, कंटिन्यूअस आकार छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा बेटा। लेकिन जब मैग्नीज के बाद हमारे पास आयरन आया, Fe आया बेटा, तो Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 3d6 4s2, तो D के अंदर अब हमारे पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आने से 3 प्रोटॉन भी आए। तो अब क्या हुआ कि जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रोटेक्शन पावर बढ़ गई होगी, यानी कि परिरक्षण क्षमता बढ़ गई होगी। अब 6 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण लगा रहे हैं और 3 प्रोटॉन आने से जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो जितना जेड इफेक्टिव बढ़ा उतना ही परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया। यानी कि बीच में आके बेटा, बीच में आके हमारा परिरक्षण प्रभाव जितना बढ़ा उतना ही लगभग हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो जितना हमारे पास नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उतने ही ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करें, उसी पावर से, जिस पावर से नाभिक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी पावर से इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि सेम फोर्स हो गया बीच में आके। कहां से कहां तक होता है बेटा, Fe, कोबाल्ट, निकिल, यहां का तीनों एटम्स का, जो तीनों एटम का फोर्स होता है, जितने हमारे पास प्रोटॉन बढ़ते हैं बेटा, उतने ही हमारे परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। जितना हमारे पास बेटा परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, उतना ही हमारा क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और दोनों चूंकि सेम है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो आकार भी लगभग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। भाई जिस फोर्स से नाभिक समझो बेटा, जिस फोर्स से नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उसी फोर्स से परिरक्षण प्रभाव लग रहा है, उतना ही ऊपर बढ़ रहा है, जितना खींचा उतना ही ऊपर बढ़ा, तो आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बीच में आके क्या होने लगता है बेटा, बीच में आके क्या होने लगता है, परमाणु आकार लगभग तीनों का कांस्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर परिरक्षण प्रभाव और जेड इफेक्टिव का मान लगभग सेम हो जाता है। लेकिन जब कॉपर और Zn की बात करते हैं, तो यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है जेड इफेक्टिव से। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा होने से प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, इन पर आकर्षण कम लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे और दूर भागने से वापस साइज बढ़ने लगेगा। तो एंड में जाकर, सीरीज के एंड में जाकर बेटा क्या होने लगता है, सीरीज के एंड में जाकर आकार फिर से बढ़ने लगता है। तो याद रखना बेटा, सीरीज के प्रारंभ में आकार घटेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव कम होगा। बीच में आकर जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव लगभग दोनों समान हो जाएंगे, तो आकार ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और एंड में जाकर, लास्ट में जाकर फिर से परमाणु आकार बेटा बढ़ने लगेगा। क्लियर है बात, ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं बात अगर करूं, आप देख सकते हो बेटा कि यहां से स्कैंडियम से मैग्नीज तक हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो ज्यादा है बेटा परिरक्षण प्रभाव के। बीच में हमारे पास जेड इफेक्टिव बेटा लगभग बराबर होगा परिरक्षण प्रभाव के। और एंड में फिर क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव कम हो जाता है परिरक्षण प्रभाव के, यानी कि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है परिरक्षण प्रभाव, एंड में जाकर जेड इफेक्टिव घट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज फिर से बढ़ने लगता है, फिर से इंक्रीज होने लगता है। सेम हमारा ट्रेंड होगा यहाँ पर, सेम ट्रेंड, बिल्कुल सेम ट्रेंड होने वाला है बेटा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा परिरक्षण प्रभाव से बेटा, परिरक्षण प्रभाव से सेम ट्रेंड, राइट। बीच में हमारे पास क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव लगभग बराबर होगा परिरक्षण प्रभाव के, राइट। और लास्ट में, एंड में बेटा क्या होने वाला है, जेड इफेक्टिव जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे, परिरक्षण प्रभाव के, यानी कि परिरक्षण प्रभाव लास्ट में जाके बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं। सेम यहां पर ट्रेंड करेगा, सेम ही यहां पर ट्रेंड करेगा, तीनों सीरीज में बिल्कुल सेम ट्रेंडिंग होती है कि इनिशियली
परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, राइट। बीच में हमारा क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव लगभग बराबर हो जाएगा किसके, परिरक्षण प्रभाव के। ये मैं सब बता दिया, वहां तो हम थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, सारी चीजें मैं यही समझा रहा हूं। और लास्ट में आके हमारा क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा परिरक्षण पर। ये बात अच्छे से क्लियर होगी। ये तो था बेटा जब मैं आवर्त में चल रहा हूं तब की बात। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूं तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो अब इस बात को देखो बेटा, जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूंगा तो नॉर्मली अगर देखा जाए 3D का साइज छोटा होगा 4D से, क्योंकि कक्षाएं बढ़ जाएंगी। भाई यहाँ परमाणु क्रमांक 21 है, यहाँ 39 है। कक्षा बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो 3D का साइज कम होना चाहिए 4D से, और 4D का साइज कम होना चाहिए 5D से, जबकि ऐसा नहीं होता है। इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। 3D का साइज किससे बेटा छोटा होना चाहिए, 4D से, और 4D का साइज छोटा होना चाहिए 5D से, यानी कि 5D का साइज बड़ा हो 4D से, 4D का साइज बड़ा हो 3D से। ऐसा नहीं मिलता। हमें कैसा देखने को मिला, हमें देखने को कैसा मिला कि जो 3D का साइज है बेटा वो तो छोटा है 4D से, लेकिन 4D और 5D के साइज ऑलमोस्ट सेम मिले, ऑलमोस्ट सेम मिले। कहने का मतलब यह है कि जो जिरकोनियम है, जिरकोनियम मैं यहां लिख देता हूं बेटा, जो जिरकोनियम है उसका आकार लगभग बराबर मिला हाफनियम के। ओ भाई ये क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, जिरकोनियम का साइज बराबर हो गया हाफनियम के, नियोबियम का साइज बराबर हो गया टेंटोलम के, नियोबियम का साइज लगभग बराबर हो गया बेटा किसके, टेंटोलम के, मॉलिब्डेनम का साइज लगभग बराबर हो गया बेटा किसके, टंगस्टन के। क्या हुआ भाई, ऐसा ऐसा कैसे हो गया, बड़ा तो होना चाहिए था हाफनियम का। और देखा गया बेटा जिरकोनियम का साइज जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है लगभग 160 पीएम, और हाफनियम का जो साइज है वो लगभग है 159 पीएम, लगभग बराबर है बेटा, आप देख सकते हो। जिरकोनियम का 160 पीएम और हाफनियम का 100 दिख रहा है साहब, 100 बेटा 59 पीएम, लगभग बराबर। देख लो मैंने ऐसा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका कारण है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या कारण है बेटा, लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन। एनसीईआरटी के अंदर अंकुचन भी दे रखा है, लेंथेनॉइड अंकुचन, इंग्लिश में कहें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बात करेंगे इस पे भी हम जब एफ ब्लॉक पढ़ रहे होंगे। इसका कारण ये है बेटा, इसका कारण ये है, ध्यान से सुनना, इसका कारण ये है कि जब लेंथेनम से हम हाफनियम पे जाते हैं, जब लेंथेनम से हम कहा जाते हैं, हाफनियम पे जाते हैं, तो बीच में 14 एलिमेंट किसके आते हैं, एफ ब्लॉक के आते हैं, लेंथेनॉइड के आते हैं। लेंथेनम से कहा जा रहे हैं हम हाफनियम पे, भाई यहां से 57 है और सीधा किस पे गए हम 72 पे, तो 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड का है ना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71 तक किसका है, एफ ब्लॉक के। उनके आने से क्या हुआ, उनके आने से क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, उनके आने से क्या हुआ, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है बेटा 6, ये मेरे पास है 6s2, क्या हुआ मैं वो बताता हूं। 6s2 ये हमारे पास बेटा 5d1, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस भरा गया 4f कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि परमाणु त्रिज्या आपको पता है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, परमाणु आकार यहीं से डिसाइड होता है बेटा। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण है, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण है, ये रहा। डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो इनको रिपल कर रहा है, उसका केस अलग है, वो लेंथेनम। अब लेंथेनम के बाद आया हमारे पास सीजियम 58, जो कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि जो 58वां इलेक्ट्रॉन है वो एफ में गया। अब हम जानते हैं एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण, लेकिन भाई साहब एफ के जो प्रतिकर्षण पावर है, जिसे हम शील्डिंग पावर बोलते हैं, वो तो वेरी पुअर होती है, वेरी पुअर होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन आने से एक प्रोटॉन भी आया होगा। अब सुनो बेटा, सुनने वाली बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये शील्डिंग पावर तो बहुत कम है, इसकी परिरक्षण पावर तो बहुत कम है, तो जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन आने से जेड इफेक्टिव बढ़ा होगा, बढ़ने से साइज घटा होगा। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आया,
एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन आया। अब इसकी शील्डिंग पावर कम, तो अट्रैक्शन बढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन आते गए, प्रोटॉन बढ़ते गए, जेड इफेक्टिव बढ़ता गया, क्योंकि शील्डिंग पावर कम है। शील्डिंग पावर कम है बेटा, शील्डिंग पावर क्या है, कम है। और कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन आते गए, कंटिन्यूस जेड इफेक्टिव बढ़ता गया, जिसकी वजह से कंटिन्यूस साइज छोटा होता गया। तो लेंथेनम से टेंथुलम तक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए लेंथेनम का साइज ये है, लेंथेनम का साइज ये है, मान लीजिए ये लेंथेनम का साइज। तो अब जो मेरे पास सीजियम आया उसका साइज ये हो गया, छोटा हो गया। सीजियम के बाद जो आया हमारे पास प्रोसियोडायमियम, उसका साइज ये हो गया मान लीजिए। और ऐसे ऐसे ल्यूटेटियम का साइज इतना सा बच गया, छोटा सा, क्योंकि घटता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, साइड साइड सिकुड़ता जा रहा है बेटा। और सिकुड़ता सिकुड़ता बेटा, सॉरी, सिकुड़ता सिकुड़ता हमारा साइज छोटा होता गया हाफ नियम पे। और हाफ नियम, सॉरी, ये हमारा ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम के बाद जब मेरे पास हाफ नियम आया तो साइज इसके बाद ही तो शुरू होगा। तो सिकुड़ता सिकुड़ता लगभग किसके बराबर हो गया, 4D के बराबर हो गया भाई। क्योंकि लेंथेनम और हाफ नियम के बीच जब साइज आएगा, हाफ नियम का साइज आएगा, तो वो लगभग इसके बराबर ही, तो यहीं से तो शुरुआत होगी बेटा। तो लेंथेनम का साइज तो बड़ा था, लेकिन हाफनियम का साइज लगभग किसके बराबर आ गया बेटा, 4D के बराबर आ गया। और ऐसा किसके कारण हुआ, इन लेंथेनॉइड एलिमेंट के कारण। और इस लेंथेनॉइड एलिमेंट को हमने क्या कहा कि इसका कारण क्या बताया, लेंथेनॉइड संकुचन। भाई लेंथेनॉइड के कारण संकुचन हुआ, साइज जो सिकुड़ा, साइज का जो संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो किसके कारण हुआ, लेंथेनॉइड एलिमेंट के कारण हुआ। इसलिए इसके कारण को हमने क्या कहा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन, राइट। तो इसी प्रकार से आपको ये बात पता हो बेटा, कौन सी बात पता हो, कि जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं हम, जब, ध्यान सुनना बेटा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो जैसा हमें स्कैंडियम में देखना चाहिए था वैसे ही हमें मिलता है बेटा, सॉरी, यहां से ले लेते हैं, ये रहा। तो हम जब देखते हैं बेटा, हम जब देखते हैं स्कैंडियम का जो साइज है वो छोटा है, यट्रियम से यट्रियम का साइज जो छोटा है वो लेंथेनम से। यहाँ पर कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनॉइड एलिमेंट नहीं है। सीधा सीधा सी बात है कि हमारे पास स्कैंडियम का जो आकार है वो छोटा है, यट्रियम से यट्रियम का आकार छोटा है लेंथेनम से। यहाँ हमारे पास कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब मैं यहां से चलता हूं तो टाइटेनियम का साइज छोटा है जिरकोनियम से, लेकिन जिरकोनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है किसके, हाफनियम के। हाफनियम का साइज लगभग बराबर आ गया 4D के। इसका रीजन क्या है, क्योंकि साइज कंटिन्यू यहाँ पर घटता जा रहा है, घटता घटता जब हाफनियम पे आया तो वो हाफनियम का साइज लगभग किसके बराबर हो गया बेटा, 4D के बराबर हो गया। और कंटिन्यूस अब ये साइज जो चल रहा है वो 4D के बराबर ही चल रहा है। अब सपोज दैट वाली बात, इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि इसका साइज छोटा हुआ, छोटा होने का कारण क्या है, प्रभावी नाभिक आवेश, नाभिक का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो ये बात दिमाग में डाल लो, 5D के अंदर जो नाभिक का आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है 5D के अंदर नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा है 5D के अंदर। ये बात आपको पता चली गई कि क्या कारण है बेटा 5D के अंदर नाभिक का आकर्षण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एफ ब्लॉक आने से, एफ ब्लॉक के तत्व आने से प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव एफ ब्लॉक का कम होता है। एक तो बात ये याद रखनी, एक बात ये याद रखनी कि जिरकोनियम का साइज हाफनियम के आकार के लगभग बराबर होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है बेटा लेंथेनॉइड संकुचन। इट इज वेरी 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 मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट बात है। ऐसे आपको 3 सेट पता हो, इनका कारण पता हो, लेंथेनॉइड संकुचन। आगे भी बात करेंगे जब हम एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, वहां पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ध्यान से सुनना, जो हमने पढ़ाया वही है, ध्यान सुनना बेटा। किसी श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ, जैसे जो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक के साथ साथ सामान्य रूप से घटती है। देखो स्कैंडियम की कम थी, टाइटेनियम की घट गई, वेनेडियम की ओर घट गई, क्रोमियम की ओर घट गई, तो घटती जा रही थी बेटा। तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या हमारी क्या होती जा रही है बेटा, घटती जा रही है। सॉरी, चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसका कारण
यह है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी नाभिक आवेश में भी वृद्धि होती जाती है, जबकि n-1d उपकोष में, जो n-1 यानी कि 4s से पहले 3d है ना, तो 3d को n-1 कहेंगे। n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के कारण ये परिरक्षण प्रभाव लगा रहते हैं के कारण इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। भाई परिरक्षण प्रभाव के कारण वो इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। n-1d कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है। भाई जैसे जैसे n-1d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया था 6 के बाद ये लगभग z इफेक्टिव के बराबर हो गया था, और जब लास्ट में गए तो फिर z इफेक्टिव कम हो गया और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जा रहा है। अतः प्रारंभ में प्रभावी नाभिक आवेश उच्च, प्रारंभ में तो z इफेक्टिव ज्यादा है तथा परिरक्षण प्रभाव कम है, होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं। फलस्वरूप आकार में कमी होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व में परमाणु त्रिज्या स्कैंडियम से मैग्नीज तक धीरे धीरे घटती है तथा Fe से Ni तक प्रभावी नाभिक आवेश परिरक्षण प्रभाव के द्वारा संतुलित हो जाता है। मतलब जो प्रभावी नाभिक आवेश है उतना ही हमारा क्या हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं दोनों इफेक्ट। अतः परमाणु त्रिज्या लगभग समान हो जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बेटा, समान हो जाती है। आगे देखो, Ni से आगे के तत्वों में d इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, d इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा, लास्ट में Ni से आगे के जो तत्व जो कॉपर और जिंक है उनमें d इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आवेश की अपेक्षा अधिक हो जाता है। अतः परमाणु त्रिज्या पुनः बढ़ने लगते, दोबारा से फिर बढ़ने लगते। आप देख सकते हो बेटा, ये जो मेरे पास ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारे पास 3D श्रेणी को बता रहा है, ये जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास 4D, और जो रेड है वो हमारे पास 5D। तो आप जानते हो अगर आकार की बात की जाए तो 3D का आकार छोटा है, देख सकते हो ये हमारा लेंथ है 9 में, ये रहा छोटा है, घटता जा रहा है, लेकिन फिर लास्ट में एकदम से बढ़ने लगा। आप देख रहे होंगे एकदम से बढ़ने लगा। अगर बात की जाए 4D और 5D की तो इनके साइज लगभग सेम है, आप देख सकते हो इनके साइज सेम है बेटा, सॉरी इनके साइज हमारे पास सेम है। किसके साइज सेम है बेटा, 4D और 5D के। ये 5D है और ये नीचे वाली हमारे पास 4D, इनके साइज लगभग सेम है। लेकिन यहां पर भी देखो कि ट्रेंड सेम है, पहले बेटा घटता जा रहा है, फिर लास्ट में थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया बेटा, और फिर एकदम से बढ़ने लगा। ठीक है, परमाणु आकार सेम। ग्रुप में देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आता है बेटा। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा होता है, 4D का बड़ा है 3D से, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लेंथेनॉइड संकुचन के कारण लगभग वही रहती है जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी की तत्वों की होती है, वो सेम रहेगी। 5D और 4D की लगभग सेम रहेगी, डायग्राम से भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। अगर बात की जाए बेटा आयनिक त्रिज्या की, तो जो ऑर्डर हमारे पास परमाणु त्रिज्या का था वही ऑर्डर हमारा आयनिक त्रिज्या का है, लेकिन कब, जब आयन सेम हो। अगर हमारे पास स्कैंडियम डाई पॉजिटिव की बात हो रही है तो टाइटेनियम भी डाई पॉजिटिव में हो, वेनेडियम भी डाई पॉजिटिव में हो, क्रोमियम भी डाई पॉजिटिव में हो। यानी कि अगर बेटा ऑक्सीकरण संख्या समान है तो फिर हमारे पास जो परमाणु आयनिक त्रिज्या का ऑर्डर होगा वो परमाणु त्रिज्या के जैसा ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास आयनिक ऑक्सीकरण संख्या समान नहीं है, मतलब स्कैंडियम डाई पॉजिटिव और स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो फिर इनकी परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिर अलग आएगा आयनिक त्रिज्या का ऑर्डर, राइट। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर समान है तो वही ऑर्डर होगा जो हमारा परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर है, जो हमने पढ़ा सेम ही होगा बेटा। तो आप देख सकते हो संक्रमण श्रेणी के तत्व धनायन बनाते हैं, बिल्कुल उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं भी उनकी परमाणु त्रिज्याओं के समान ही लक्षण प्रदर्शित करती है। आयनों की त्रिज्याएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। अगर अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था है तो उनकी आयनिक त्रिज्याएं अलग अलग होगी। सामान्यतः आयनिक त्रिज्याएं ऑक्सीकरण अवस्था में
वृद्धि के साथ घटती है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होगी तो फिर आयनिक त्रिज्या घटेगी। कहने का मतलब ये कि इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी त्रिज्या छोटी होगी। ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा तो आयनिक त्रिज्या छोटी। अच्छा, किसी संक्रमण श्रेणी में समान ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आयनिक त्रिज्याएं पर नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर घटती है। अगर मेरे पास बेटा समान ऑक्सीकरण अवस्था है तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो फिर परमाणु त्रिज्या घटेगी, जैसे कि हम देख रहे थे, सेम ऑर्डर है। तो जैसे यहाँ पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो त्रिज्या क्या होती जाएगी बेटा, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी कि Cr डाई पॉजिटिव कम है इससे, इसकी कम है इससे, इसकी कम है इससे। यानी कि सबसे बड़ी यहाँ पर त्रिज्या किसके बेटा, स्कैंडियम डाई पॉजिटिव। इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है, इसकी त्रिज्या सबसे छोटी है। आगे देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्विविधनायनों की आयनिक त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर घटती है। वही तो कह रहा हूं, जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी आयनिक त्रिज्या घटेगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा परमाणु आयतन और घनत्व के बारे में तथा घनत्व। देखो हम सब जानते हैं अगर बेटा हमारे पास परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका आयतन बढ़ेगा, और अगर परमाणु का आकार घटेगा तो उसका आयतन घटेगा। तो अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो आयतन घट रहा है, परमाणु का आकार अगर घट रहा है तो आयतन बढ़ रहा है। अभी आपने देखा बेटा, हम सब ने देखा कि अगर मैं किसी सीरीज में ऐसे चल रहा हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, परमाणु आकार घट रहा है, परमाणु आकार घट रहा है, बीच में घटा फिर स्थिर हुआ, लास्ट में बढ़ने लगा। सेम हमारे पास परमाणु का आयतन का भी ट्रेंड ऐसा ही होगा। शुरुआत में परमाणु आयतन बेटा घटेगा, परमाणु आयतन घटेगा क्योंकि आकार घट रहा है ना, तो परमाणु आयतन घटेगा। फिर क्या होगा बेटा, फिर बीच में थोड़ा स्थिर होगा, लगभग कांस्टेंट होगा परमाणु आयतन, और फिर लास्ट में बढ़ने लगेगा। हम सबको पता होना चाहिए जो आयतन होता है बेटा, जो आयतन होता है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बेटा आयतन बढ़ेगा तो फिर घनत्व घट, अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और अगर आयतन बढ़ेगा तो फिर घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा। मैं सीरीज लिख देता हूं बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। ऐसे चलने पर यहां तक परमाणु आकार घटेगा, आकार घटेगा तो आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व इंक्रीज करेगा, घनत्व बढ़ेगा। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो आकार लगभग सेम रहेगा तो आयतन भी सेम रहेगा, तो इनका घनत्व भी लगभग सेम रहेगा। यहां फिर से हमारा आयतन आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व घट जाएगा, घनत्व डिक्रीज कर जाएगा। ये बात आपको पता हो। तो डी ब्लॉक के तत्वों के आयतन एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होते हैं। एस ब्लॉक का आयतन ज्यादा है, सॉरी एस ब्लॉक का आकार बड़ा है तो आयतन भी ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा जो डी ब्लॉक के तत्व है ना, उनके आयतन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होते हैं, छोटे होते हैं। तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही N-1 द्वीप कोश में भी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण में वृद्धि हो जाती है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण ज्यादा लगने लगता है। अच्छा, नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होने पर परमाणु आकार कम हो जाता है। भाई जब नाभिक का आकर्षण में वृद्धि होगी तो आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा। आकार छोटा होगा तो आयतन भी घटेगा और आयतन भी कम हो जाता है। आयतन कम होगा तो फिर परमाणु आयतन में कमी के साथ घनत्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, फिर घनत्व बढ़ेगा, फिर हमारा घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है बात बेटा? फिर हमारा क्या होगा बेटा, घनत्व बढ़ेगा। तो सेम आप देख सकते हो बेटा, सेम रीजन है जो हमने अभी देखा कि भाई बीच में को क्या होगा, हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो आयतन घट जाएगा, आयतन घटेगा तो फिर घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छा।
अब बात करते हैं बेटा कणन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, जैसे लोहा है, लोहा के अंदर Fe और Fe के बीच आकर्षण बल है, Fe और Fe के बीच आकर्षण बल है। तो तत्वों से परमाणु को अलग करने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं उसी ऊर्जा को हम कणन एंथैल्पी बोलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, देखिए। देखो बेटा, हमारे पास मान लीजिए मेरे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम और क्रोमियम के बीच जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए मैं जितनी ऊर्जा दूंगा वो इसकी इसकी क्या कहलाएगी बेटा? कणन ऊर्जा कहलाएगी या कणन एंथैल्पी कहलाएगी। हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो भी आप बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। इसको समझो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, फिर इस पे क्वेश्चंस भी है एनसीईआरटी के। मेरे पास कोई एलिमेंट है, क्रोमियम के ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो सीआर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होंगे, इस तरीके से बहुत सारे हैं। अब यहां पर क्या होगा, मुझे इस तत्व से परमाणुओं को अलग करना है। किसी तत्व से परमाणु को अलग करने के लिए जो एंथैल्पी दी जाती है, जो ऊर्जा दी जाती है, वो उसकी कणन ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सी बात है बेटा। अब मुझे देखने वाली बात यह है कि इस सीआर और इस सीआर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। अगर बहुत मजबूत है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर वीक है तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके कारण होता है, इसको समझते हैं। तो मैंने पिछली बार भी आपको, इससे पहले लेक्चर में भी समझाया कि भाई सीआर का परमाणु क्रमांक होता है 3d, 3d बेटा, 3d5 4s1, 3d5 4s1। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। एस में कितना बेटा? 1। ऐसे मेरे पास दूसरा सीआर होगा, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, उसके अंदर भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं बेटा? 5। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब होता क्या है, होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे ले रहा हूं, वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, डी के भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 4s से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए बेटा, तो सीआर पाएगा प्लस। अब ये जो सीआर प्लस होगा, ऐसे तो बहुत सारे सीआर प्लस होंगे भाई, कोई तत्व है, करोड़ों इसमें परमाणु होंगे, करोड़ों परमाणु से मिलकर ये बना होगा। तो ऐसे सीआर कैसे बहुत सारे बेटा, सीआर प्लस, सीआर प्लस, सीआर प्लस, सीआर प्लस, ऐसे बहुत सारे सीआर प्लस होंगे, जिसकी वजह से यहां पर एक आकर्षण लगने लगेगा। और इस आकर्षण को हमने कहा था बेटा धात्विक बंध। क्या कहा था बेटा? धात्विक बंध। ये हमारा मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो एस के इलेक्ट्रॉन से कारण तो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन होगा क्या, ध्यान से सुनते रहना बेटा, यहां पर जो डी और डी के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इस तरीके से। अब उपसहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सॉरी उपसहसंयोजक बंध कह रहा हूं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब ये सहसंयोजक बंध जितने ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीआर और सीआर के बीच उतना ज्यादा होगा। भाई इनके बीच बंध जितने बन रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, और फिर धात्विक बंध है, तो धात्विक बंध तो कॉमन होगा। फिलहाल तो आप ये देखो, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहे हैं, ये अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण 5 बंध बन रहे हैं। कितने? 5। अब सीआर और सीआर के बीच अगर 5 बंध को इंक्लूड करो, तो इन 5 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो उसकी कणन एंथैल्पी कहलाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। यहीं पर अगर मैं बेटा क्या कर दूं, इनके बीच अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दूं, जैसे निकिल ले लो। अब निकिल में आप अगर देखोगे तो निकिल के जो डी है, डी वाली बना रहा हूं बस मैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d8 बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फालतू बन गया, इसे हटाओ। अब सुनो बेटा, यहां पर तो 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही सहसंयोजक बंध बनेंगे। यहाँ 5 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं और यहाँ 2 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। तो यहाँ बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यहाँ बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ कम ऊर्जा दी जाएगी, यहाँ ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि किसी परमाणु के अंदर या किसी तत्व के अंदर
जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके परमाणुओं के बीच उतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उसकी कणन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप कैसे बताओगे कि किसी तत्व की कणन एंथैल्पी ज्यादा है या कम है? क्या देख के बताओगे? वेरी गुड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर कणन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो संक्रमण तत्वों की जो कणन एंथैल्पी का मान होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाने से क्या होगा? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो आप देख सकते हो बेटा कणन एंथैल्पी को, ध्यान से सुनना बेटा, किसी तत्व को परमाणु में तोड़ने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा कणन ऊर्जा कहलाती। कोई तत्व उसको परमाणु में तोड़ना, उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो इसकी कणन ऊर्जा कहलाएगी, तथा इस प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को कणन एंथैल्पी कहा जाता है। इसके अंदर जो एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उसी को हम कणन एंथैल्पी कहेंगे। ध्यान सुनना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी का मान जो सेकंड है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। द्वितीय का ज्यादा होता है, द्वितीय का ज्यादा होता है, प्रथम का कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, 5D का उससे भी ज्यादा होगा। क्लियर है बात? संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण इन तत्वों में परबल अंतर परमाणुीय बल उपस्थित होता है। इसी कारण संक्रमण तत्वों के परमाणु परबल बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व की कणन एंथैल्पी का मान उच्चतम होता है। नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन की जा रही है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको नोट्स तैयार करने हैं। आगे चलते हैं बेटा। ये डायग्राम है कणन एंथैल्पी के बारे में। हमारे पास ये 5D सीरीज है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 5D के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा परमाणुओं के बीच, जिसकी वजह से बेटा इसकी कणन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये 4D है और ये हमारे पास 3D है, तो 3D की कणन एंथैल्पी कम है, 4D की ज्यादा है, 5D की बहुत ज्यादा है। ठीक है, रीजन आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि F ब्लॉक आने से, F के तत्व आने से नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परमाणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा, संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं? कणन एंथैल्पी के मान, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उस बल को तोड़ने के लिए जो बेटा एनर्जी दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कणन एंथैल्पी बोलते हैं। चेक कर सकते हो, संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें परबल अंतर परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अतः परमाणुओं के बीच परबल आबंधन के फलस्वरूप कणन एंथैल्पी उच्च होती है। क्लियर है? दे दोगे इसका आंसर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? श्रेणी स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है से जिंक Zn जिसका परमाणु क्रमांक 30 है में जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलो जूल प्रति मोल। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब आप स्कैंडियम से जिंक तक जा रहे हो तो इन सभी के अंदर जिंक की जो कणन एंथैल्पी का मान है वो सबसे कम है। तो क्यों है भाई? क्योंकि आपको पता है कि जिंक का जो एटॉमिक विन्यास होता है, जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा वो 3d10 4s2 होता है, 3d10 4s2 होता है। तो इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कमजोर होगा। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिएगी, जिसकी वजह से इसकी कणन एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा। तो आप देख सकते हो जिंक के 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन आबंधन में प्रयुक्त नहीं होते, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, जबकि 3D श्रेणी के शेष सभी धातुओं के D कक्षक के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे बेटा। जिंक का नहीं लेगा क्योंकि है ही नहीं भाई साहब के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी। क्लियर है बात? अच्छा, इसलिए श्रेणी में जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है।
अच्छे से आपको सारी बात क्लियर होगी और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।